दुनिया में शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है ब्रिक्स। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस पावरफुल ग्रुप में भारत की भूमिका इतनी खास क्यों है और ये देश मिलकर एक नई ग्लोबल व्यवस्था को कैसे आकार दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले इसके पैमाने को समझते हैं। ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया के लगभग आधी आबादी, जी हां, लगभग आधी आबादी इन देशों में रहती है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इसके वैश्विक महत्व को बताने के लिए काफी है। अब ब्रिक्स को पूरी तरह समझने के लिए ग्लोबल साउथ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर कुछ देशों का समूह नहीं है, बल्कि ये वो आवाजें हैं जो लंबे समय से ग्लोबल स्टेज पर अपनी सही जगह और बराबरी का हक मांग रही हैं। ये उनका साझा इतिहास और भविष्य की एक जैसी उम्मीदों का प्रतीक है। आज की हमारी बातचीत में हम पहले बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि 2021 में क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल हुईं, कैसे ये देश अपनी संस्कृतियों को जोड़ रहे हैं और भविष्य के लिए भारत का क्या एजेंडा है। तो चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ग्लोबल स्टेज पर ब्रिक्स कहां खड़ा है और इसका असली मिशन क्या है। ब्रिक्स का मिशन बिल्कुल साफ है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां ताकत सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के हाथ में ना हो। इसका लक्ष्य है कि विकास का फायदा हर किसी को मिले और जो पुराने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज की सच्चाई को पहचानें और खुद में सुधार करें। अब बात करते हैं भारत की। आइए देखते हैं कि भारत इस ग्रुप के अंदर अपनी पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहा है और उसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं। भारत की रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, ये ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है। दूसरा, ये चाहता है कि ग्लोबल फैसलों में सबकी भागीदारी हो। तीसरा, इसका जोर पुरानी संस्थाओं में सुधार लाने पर है। और चौथा, G7 जैसी शक्तियों के सामने ब्रिक्स को एक मजबूत संतुलन के तौर पर खड़ा करना। ये चारों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम सुधार की बात करते हैं तो निशाना सीधे तौर पर ब्रेटन वुड्स संस्थानों पर होता है, यानी वर्ल्ड बैंक और IMF। ब्रिक्स का तर्क यह है कि ये संस्थान एक पुरानी दुनिया के लिए बनाए गए थे, अब इन्हें बदलना ही होगा, क्योंकि आज की इकोनॉमिक पावर विकासशील देशों के पास शिफ्ट हो रही है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो एक बात है, लेकिन ब्रिक्स अपनी खुद की फाइनेंशियल दुनिया भी बना रहा है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की नींव 2014 और 2015 में रखी गई थी। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से न्यू डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बने, जो कि ब्रिक्स का अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और फिर ऊफा डिक्लेरेशन ने सहयोग के दायरे को और भी बड़ा कर दिया। यहां असली कहानी सिर्फ आलोचना करने की नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने की है। ब्रिक्स G7 नेतृत्व वाले सिस्टम्स के सामने अपने विकल्प खड़े कर रहा है, जैसे स्विफ्ट के मुकाबले ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम और वर्ल्ड बैंक IMF के सामने न्यू डेवलपमेंट बैंक और CRA। ये एक तरह से एक पैरेलल फाइनेंशियल दुनिया बनाने जैसा है। अब हम भारत की अध्यक्षता में हाल में हुई कुछ ठोस उपलब्धियों पर ध्यान देंगे, जिन्होंने BRICS के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साल 2021 में भारत की अध्यक्षता सिर्फ मीटिंग्स और कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसा साल था जब कई चीजें पहली बार हुईं और उनका असर आज भी ब्रिक्स के आपसी सहयोग पर साफ दिखता है। ये लिस्ट दिखाती है कि भारत का नेतृत्व कितना डाइवर्स था। एक तरफ डिजिटल हेल्थ और वाटर सिक्योरिटी जैसे जरूरी मुद्दों पर पहली बार मंत्री मिले, तो दूसरी तरफ आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाया गया। इतना ही नहीं, ग्रेन टूरिज्म से लेकर स्पेस कॉर्पोरेशन तक हर फील्ड में सहयोग के नए दरवाजे खोले गए। राजनीति और अर्थव्यवस्था के अलावा ब्रिक्स लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर भी पूरा ध्यान देता है। आइए देखते हैं कि यह कैसे किया जा रहा है। सिर्फ सरकारों से परे सांसदों को जोड़ने का काम करता है ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। ये न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर पॉलिटिकल डायलॉग को भी बढ़ावा देता है। अच्छा, ज्ञान और इनोवेशन की ताकत को शेयर करने के लिए ब्रिक्स एकेडमिक फोरम है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सदस्य देशों के बेहतरीन दिमाग मिलकर रिसर्च और नई खोजों पर काम करते हैं। और आखिर में बात आती है सॉफ्ट पावर की, यानी कल्चरल डिप्लोमेसी की। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल जैसे इवेंट्स सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये देशों को दिलों के स्तर पर जोड़ते हैं और दुनिया में उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? आइए भारत की मौजूदा भूमिका को समझते हुए इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। ये एक लाइन भारत की भूमिका का पूरा सार बता देती है। भारत सिर्फ एक पार्टनर नहीं है,
बल्कि वो ग्रुप के लिए एजेंडा तय कर रहा है और अलग-अलग हितों के बीच एक पुल बना रहा है, जो ब्रिक्स को एक साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर संक्षेप में कहें तो भारत का प्रभाव कई डायमेंशंस में है। यह फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है और विकासशील देशों के बीच यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत कर रहा है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, जैसे जैसे ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ रहा है, ये यकीनन ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा। सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशक में ये बदलाव आखिर कैसा दिखेगा।